Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we will read the chapter number 5 of NCERT class 6th geography, and the chapter is major domains of the earth. Okay, so let's begin. As you have read in the first chapter, the earth is the only planet which has life. Human beings can live here because the life sustaining elements of land, water and air are present on the earth. ओके सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अर्थ और उसकी फैमिली के बारे में, आर सोलर सिस्टम के बारे में, जिसमें हमें पता चला था कि ओनली अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है. ह्यूमन बीइंग्स एंड जितने भी एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ रह सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स है. इट मीन्स लाइफ पॉसिबल क्यों है? लाइफ पॉसिबिलिटी के लिए जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, दैट इज़ लैंड, वाटर एंड एयर प्रेजेंट है इस अर्थ पे. द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द environment meet, overlap and interact. The solid portion of the earth on which we live is called lithosphere. The gaseous layers that surround the earth is the atmosphere, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found. अब ये जो सरफेस है, दैट इज़ हमने थ्री मेन एलिमेंट्स देखे, लैंड, वाटर एंड एयर, जो हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है. तो जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो एक तरह से बहुत कॉम्प्लेक्स जोन है जिसमें ये तीनों मेन जो कंपोनेंट्स हैं, ये थ्री मेन कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट में एक दूसरे से ओवरलैप्ड है, एक दूसरे से इंटरेक्टेड है, मिले हुए हैं. जिसमें से जो सॉलिड पोर्शन होता है हमारी अर्थ का, दैट इज़ लैंड, जहाँ हम रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज़ लिथोस्फीयर. जो गैसियस लेयर्स हैं, दैट इज़ जहाँ से हम एयर लेते हैं, जहाँ हम ब्रीथ करते हैं, दैट इज़ जो एयर, जो गैसियस लेयर्स हैं हमारे चारों तरफ, जो एयर प्रेजेंट है अर्थ के चारों तरफ, जो सराउंडेड है, उस पूरे को, उस लेयर को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी अदर गैसेस फाउंड है. देन वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज़ नोन एज हाइड्रोस्फीयर. एंड देन वाटर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो कवर करता है हमारी अर्थ को सबसे ज़्यादा एरिया में. हम आगे वाटर और अर्थ का रेशियो पढ़ेंगे और ऑब्वियसली हमें और भी हमने स्मॉल क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो वाटर और एरिया, लैंड का एरिया का जो रेशियो है वो कैसा है? 3:1 है. दैट इज़ 1 इज़ फॉर लैंड एंड 3 इज़ फॉर वाटर. तो वाटर बहुत बिग एरिया को, अर्थ के मोस्टली हमारा 75% एरिया को कवर करता है, और वो जो एरिया है दैट इज़ जहाँ वाटर प्रेजेंट है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर जोन कहते हैं. द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स, दैट इज़ आइस, वाटर एंड वाटर वेपर. तो अभी हाइड्रोस्फीयर में ओनली लिक्विड वाटर नहीं आता है, इसमें तीनों उसकी फॉर्म्स आ गई, जिसमें आइस आ गई, ग्लेशियर्स होते, आइस होते, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक, और जितने माउंटेनियस जहाँ स्नोफॉल होता है, तो आइस भी इनमें हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड है. वाटर एंड वाटर वेपर भी इन सब में हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड होती है. नेक्स्ट इज बायोस्फीयर. द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन where we find land, water and air together which contains all forms of life. और बायोस्फीयर जहाँ हम रहते हैं, हमारे चारों तरफ अगर हम देखें तो हम लैंड है जहाँ हम रहते हैं, देन हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, एंड हमारे पास अगर वाटर बॉडीज़ भी तो होती हैं हमारे लैंड के, दैट इज़ रिवर्स, लेक्स, एंड जहाँ वाटर प्रेजेंट होता है, सारी वाटर बॉडीज़ को. तो जब हम एयर, वाटर एंड लैंड तीनों को टुगेदर इस पूरे जोन को देखते हैं तो इन तीनों को मिलाकर के जो जोन बनता है उसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं. ओके, सो अब हम वन बाय वन ये सारे जोन्स, दैट इज़ सारे स्फीयर्स पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट आता है लिथोस्फीयर. उससे पहले एक बार हम वर्ड ऑरिजिन देखते हैं. दैट इज़ इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथोस मीन्स स्टोन. ग्रीक लैंग्वेज में लिथोस वर्ड का मीन्स क्या है? स्टोन है, विच इज़ रिलेटेड टू लैंड. देन एटमॉस मीन्स वेपर. एटमॉस वर्ड का मतलब क्या होता है? वेपर्स. तो वेपर्स इज अ टाइप ऑफ गैस. देन हुडर मीन्स वाटर, और हुडर जो है जिसको हम हाइड्रो कहते हैं वो वाटर होता है उसका मतलब. एंड बायोस मीन्स लाइफ होता है, इसलिए तो हम बायोलॉजी भी बोलते हैं, है ना, स्टडी ऑफ लाइफ. सो कैन यू मेक वर्ड्स यूजिंग द अबव. ओके, सो ये है इस टाइप के वर्ड ऑरिजिन हुई है. ये सारे ग्रीक वर्ड्स हैं जिसे हमने इंग्लिश हमारी डिक्शनरी में ऐड किया है. ओके, सो नाउ फर्स्ट इज लिथोस्फीयर. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट एंड द थिन लेयर्स ऑफ सॉइल दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स. तो जो हमारा सॉलिड पोर्शन है अर्थ का,
दैट इज़ लैंड, उसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। और इसमें रॉक्स आते हैं, रॉक, स्टोन, सॉइल, ये सब किसमें, लिथोस्फीयर का ही तो एक पार्ट है। दैट इज़ अर्थ क्रस्ट, हमारा सबसे आउटर जो पोर्शन, आउटर पार्ट है जो अर्थ का, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट को ही तो क्रस्ट कहते हैं। और उस पूरे आउटर मोस्ट अर्थ क्रस्ट को कवर किसने कर रखा है, लिथोस्फीयर ने कवर कर रखा है। एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल्स की भी तो लेयर्स उस पर प्रेजेंट है जिसमें न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स है। सॉइल में ही तो हमारी लाइफ पॉसिबल है, उसी में ही प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसी में ही एनिमल्स, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी क्या करते हैं, उसी में ग्रो करते हैं, उसी में डेवलप होते हैं। देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस, द लार्ज लैंड मास आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर नोन एज ओशन बेसिन्स। ओके, तो अब हमारा जो है मेन डिविजन्स, अर्थ के सरफेस को हमने मेनली टू टाइप्स में डिवाइड करा है अर्थ के सरफेस को, जिसमें से एक तो है लार्ज लैंड मासेस, बहुत बड़े बड़े लैंड मासेस है जिन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और दूसरी ह्यूज वाटर बॉडीज है बहुत सारी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ओशन बेसिन्स कहते हैं। ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। हमारे पूरी अर्थ पे, हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी ओशंस है, टोटल 7 ओशंस कहते हैं, एंड आर 7 कॉन्टिनेंट्स भी हमारे 7 ही है। ओके, तो जितने भी ओशंस हैं पूरे वर्ल्ड में वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड दैट इज़ शोन इन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे ठीक नेक्स्ट पेज पे हमें इस वर्ल्ड मैप में हमें शोन है। देन आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद ईच अदर, तो सारे लैंड मासेस भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ लैंड मासेस कनेक्टेड है एंड कुछ लैंड मासेस कनेक्टेड नहीं है, दैट इज कॉन्टिनेंट्स कनेक्टेड नहीं है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, इवन एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज 0। तो हमारा जो लेवल होता है सी वाटर का वो सब जगह एक ही होता है, सब जगह सेम होता है। और एलिवेशन लैंड का है कि कौन सी लैंड कितनी ऊंची है, कितनी हाइट पर है, वो हम किससे नापते हैं, हम लेवल ऑफ द सी के लेवल से उसे मेजर किया जाता है। ओके, और उस लेवल को हम 0 लेते हैं और उसके बाद मेजरमेंट करते हैं। सो नेक्स्ट पेज पे फ्रेंड्स हमारा मैप दे रखा है हमें, किसका, हमारा वर्ल्ड मैप है जिसमें हमें 7 कॉन्टिनेंट्स शो है। दैट इज़ एशिया, दैट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, देन अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड Australia and Antarctica. Okay, and these are the other water bodies present है, that is Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Southern Ocean जिसे हम Antarctic Ocean भी कहते हैं, Indian Ocean, okay, Arctic Ocean. So next है, तो ये तो हमने नेक्स्ट पढ़ा, एक जस्ट समरी में पढ़े दोनों चीज़ें, दैट इज़ कॉन्टिनेंट्स एंड वाटर बॉडीज। ओके, सो द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज़ 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो अगर हम सी लेवल से हम उसे मेजर करते हैं तो हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है हमारी अर्थ पे, हमारे लैंड पे, तो वो कौन सी है, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर की हाइट पर है, ऊंचाई पर है। ओके, द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड बाय मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। ओके, अब क्या है कि जैसे कि सबसे हाईएस्ट पीक है हमारी, हाईएस्ट पीक ऑन द लैंड माउंट एवरेस्ट है, सेम वैसे ही ऑन द अर्थ माउंट एवरेस्ट सबसे हाइट पे है, वैसे ही सेम सबसे डेप्थ पे अगर हम देखें तो दैट इज़ मरियाना ट्रेंच है, जो सी से भी नीचे है, सबसे नीचे है, बहुत डीपली वो डीप है। उसकी डेप्थ कितनी है, 11,022 मीटर्स है। इट मीन्स वो माउंट एवरेस्ट की जितनी हाइट है उससे भी ज़्यादा गहरा है। एंड ये मरियाना ट्रेंच कहाँ प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन द पैसिफिक ओशियन। ओके, नाउ एडमंड हिलैरी, ही इज़ फ्रॉम न्यूजीलैंड, एंड टेंजिंग नॉर्गे शेरपा जो इंडिया का था। ओके, ये दो जने, दीज आर दी टू, ये फर्स्ट थे जिन्होंने, फर्स्ट मैन थे जो हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट पर, हमारे प्लेनेट की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट को फर्स्ट टाइम इन्होंने क्लाइम किया था। वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लेनेट अर्थ ऑन 29 मई 1953। 29 मई 1953 में फर्स्ट थे ये दोनों जो कहाँ पहुँचे थे, जिन्होंने हाईएस्ट माउंटेन पीक हमारी माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने फ्लैग होस्ट किया था। इट मीन्स ये वहाँ पर फर्स्ट टाइम इन्होंने क्लाइम करके फर्स्ट टाइम उस पीक पर पहुँचे थे। देन जुनको टैबेई, दैट इज़ जापान की जुनको टैबेई थी, शी वॉज द फर्स्ट वुमन टू रीच द summit मीन्स दैट पीक।
सबसे हाईएस्ट पीक दैट इज़ माउंट एवरेस्ट। तो फर्स्ट वुमन हमारी वर्ल्ड की कौन थी जो पहली बार माउंट एवरेस्ट के पीक पर पहुंची थी? ऑन 16 मई, सो शी वॉज द जुनको टेबे, जो 16 मई 1975 पे उन्होंने वो पहली बार पहुंची थी माउंट एवरेस्ट की पीक पर। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू climb the highest peak on 23rd May 1984 was बछेंद्री पाल। और फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी? तो शी वॉज बछेंद्री पाल, जो 23rd May 1984 पे फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो पहली बार कहाँ माउंट एवरेस्ट पर वो पहुंची थी। ओके, उसके पिक पर पहुंची थी। सो नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्टिनेंट्स। नाउ देयर आर seven major continents है, टोटल 7 continents है। These are separated by large water bodies, और ये सारे ही continents एक दूसरे से separated किससे? large water bodies से separated है। These continents are Asia, Europe, Africa, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। ये सारे 7 कॉन्टिनेंट्स है जो हमने अभी ही मैप में देखे हैं। ओके, लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड नोटिस द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और हमने अभी मैप में देखा, जिससे एक और बार आप फ्रेंड्स देखना मैप में, एंड मैप में देखो आपको दिखेगा कि जो मोस्टली जो ज़्यादा लैंड मास है वो सदर्न में नहीं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड मास प्रेजेंट है, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत कम ही लैंड मास प्रेजेंट है, वहाँ वाटर बॉडीज ज़्यादा है। ओके, जिसमें फर्स्ट आता है एशिया। Asia is the largest continent. It covers about 1/3 of the total land area of the earth. The continent lies in the eastern hemisphere. The Tropic of Cancer passes through this continent. Asia is separated from Europe by the Ural Mountains on the west. The combined landmass of Europe and Asia is called Eurasia. तो अब एशिया जो है वो हमारी अर्थ का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो पूरे लैंड, टोटल लैंड एरिया जो अर्थ का है उसमें से 1/3 एरिया तो एशिया ही कवर करता है। और ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो कहाँ आता है? दैट इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। 4 हेमिस्फीयर्स में हमने हमारी अर्थ को डिवाइड करा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो एशिया किधर आता है? इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भी इसी कॉन्टिनेंट से पास होती है, एंड इट इज़ लकीली इट पासिस थ्रू द इंडिया। हमारे इंडिया से ही क्या होती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होती है। एंड देन नाउ एशिया के जस्ट पास दूसरा कॉन्टिनेंट सिचुएटेड है, एंड दैट इज़ यूरोप। और एशिया और यूरोप एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? इन दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करता है? दैट इज़ उरल माउंटेन रेंज। उरल माउंटेन्स जो हैं वो एशिया और यूरोप दोनों को अलग करते हैं वेस्ट में। ओके, एंड देन कंबाइंड लैंड मास। अब अभी मैंने बताया कि एशिया और यूरोप है वो दोनों ही कनेक्टेड है, उन दोनों को बीच में कोई सेपरेशन नहीं है। हाँ, उरल माउंटेन्स इन दोनों को सेपरेट ज़रूर करते हैं, बाकी कोई वाटर बॉडीज़ के थ्रू या ऐसे एशिया और यूरोप अलग नहीं है। लैंड मास, सिंगल लैंड मास में ही 2 कॉन्टिनेंट्स है। तो इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के कंबाइंड लैंड मास को हम क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं, दैट इज़ यूरोप प्लस एशिया। ओके, नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट है दैट इज़ यूरोप। इट इज़ मच स्मॉलर देन एशिया। ये एशिया से बहुत ही छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज थ्रू द वेस्ट ऑफ द एशिया। एशिया के वेस्टर्न साइड पे है यूरोप। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। It is bound by water bodies on 3 sides. Now and look at the map at the world and locate it. अब जो आर्कटिक सर्कल है वो इधर आता है, किधर? यूरोप में। अपर जो पार्ट है उसका नॉर्दर्न पार्ट है यूरोप में, वहाँ आर्कटिक सर्कल पास आउट होता है यूरोप से। और ये वाटर बॉडीज़ 3 वाटर बॉडीज़ से अपने 3 साइड वाटर बॉडीज़ से किस तरफ है? बाउंडेड है। ओके, नेक्स्ट जो हमारी कॉन्टिनेंट आता है दैट इज़ अफ्रीका। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। जस्ट एशिया के बाद जो नेक्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? अफ्रीका। एंड द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। और हमारा जो इक्वेटर है जिसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं वो भी जस्ट मिडिल, पूरे एग्जैक्ट, मतलब नॉट एग्जैक्ट बट अप्रॉक्स एग्जैक्टली इनके सेंटर में, मिडिल से ही कॉन्टिनेंट से ये रन होता है। इट मीन्स पास थ्रू होता है। कौन? इक्वेटर। लुक एट द फिगर 5.1। यू विल find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, Equator and the Tropic of Capricorn pass. And Africa ही friends ऐसी एक continent है जिससे तीनों ही lines, that is Tropic of Cancer, Equator and Tropic of Capricorn, तीनों ही यहाँ से इस continent से pass out होती हैं। The Sahara Desert, the world's largest hot desert, is located in Africa. The continent is bound on all sides by oceans and seas. Look at the world map. You will notice that the world's longest river, the Nile, flows through
टू द अफ्रीका. नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका. अब सहारा डेजर्ट जिसको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कहते हैं, ये भी कहाँ प्रेजेंट है, ये भी अफ्रीका में ही प्रेजेंट है. देन अफ्रीका में अगर आपने सवानास का नाम सुना हो, दैट इज़ द ग्रासलैंड्स भी अफ्रीका में ही प्रेजेंट है, सवानास ग्रासलैंड्स. ओके, एंड देन ये जो कॉन्टिनेंट वो 3 साइड से ओशियंस और सीज से बाउंडेड है, एंड 1 सिंगल साइड से फ्रेंड्स वो ऊपर की तरफ यूरोप से कनेक्टेड है. ओके, आप एक बार इसे वर्ल्ड मैप में ज़रूर देखना, आपको दिखेगा कि साइड से नॉर्थ ईस्ट एरिया से जो अफ्रीका है वो हल्का सा किधर थोड़ा स्लाइटली यूरोप से कनेक्टेड है. ओके, एंड बाकी सारी साइड्स वो ओशंस और सीज से बाउंडेड है. एंड द वर्ल्ड्स की लॉन्गेस्ट रिवर जो नाइल है वो भी किधर है, अफ्रीका में ही है. ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज नॉर्थ अमेरिका. इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट इज इस्थमस ऑफ पनामा, जो हमें नेक्स्ट पेज पर हमें शोन है. जो नॉर्थ अमेरिका ये 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, एशिया, अफ्रीका एंड देन नॉर्थ अमेरिका. ओके, और ये साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है. बहुत पतला सा एक छोटा सा पाथ जाता है इन दोनों के बीच में, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिप ऑफ लैंड जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा. द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. 3 ओशियंस सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट. कैन यू नेम दिस ओशियंस? सो इसके चारों तरफ 3 ओशियंस हैं, और वो कौन से हैं, दैट इज पैसिफिक ओशियंस. और इस तरफ देखो, अगर हम ईस्टर्न साइड देखें तो वो कौन सी, अटलांटिक ओशियन. एंड जो नीचे देखें तो नीचे कौन से ओशियंस आते हैं, एंड नीचे साउथ अमेरिका प्रेजेंट है. एंड साउथ अमेरिका के नीचे तो क्या होगा, सदर्न ओशियन होगा. बट नॉर्थ अमेरिका के ऊपर साइड्स, इट मीन्स अपर साइड जो नॉर्दर्न एरिया है उधर आर्कटिक ओशियन प्रेजेंट है. तो 3 ओशियंस कौन से हैं, दैट इज आर्कटिक ओशियंस, अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियंस. ओके, नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट कंट्री है, द कॉन्टिनेंट है, दैट इज साउथ अमेरिका. इट लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर. ये सदर्न हेमिस्फीयर में ही मोस्टली लाई करती है. विच 2 ओशियन सराउंडेड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट. अब इसके ईस्ट और वेस्ट में कौन से ओशियंस है, तो वही है, दैट इज अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियंस. द एंड इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज. वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, एंडिस है. वो कहाँ प्रेजेंट है, साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है. ओके, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है. एंडस जो माउंटेन रेंज है वो यहाँ से बिल्कुल ऊपर से ठेठ नीचे तक आती है. जो साउथ अमेरिका की पूरी रेंज है, ये इस पूरी कंट्री को, कॉन्टिनेंट को क्या करती है, कवर करती है साइड से, बाउंड्री से. ओके, हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड through its length from north to south, and South America has the world's largest river that is Amazon. and जो हमारा साउथ अमेरिका है उसमें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर भी प्रेजेंट है, दैट इज अमेजॉन. जो नाइल रिवर है फ्रेंड्स, दैट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, अमेजॉन रिवर, दैट इज इन साउथ अमेरिका. ओके, अब हमने अभी सुना था इस्थमस ऑफ पनामा. सो इस्थमस ऑफ पनामा कौन सा है, ये रहा. ये हमें एक छोटा सा पॉइंट, एक पाथवे दिख रहा है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है. उससे हम क्या कहते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा. दैट इज द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग 2 लैंड मासेस. एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है, नैरो पाथवे होता है जो 2 लैंड मासेस को ज्वाइन करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं. ओके, जैसे कि हमारे भी है, बट हमारे भी कंट्री के पास इंडिया और जो श्रीलंका को जो कनेक्ट कर रहा है वो दैट इज़ नॉट इस्थमस, ये स्ट्रेट है. तो इस्थमस क्या होता है, ये एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है, बट स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर. वाटर का पैसेज होता है जो 2 कंट्रीज को कनेक्ट करता है. 2 लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज और ओशियंस. सीज और ओशियंस को कनेक्ट करने वाला छोटा सा जो पैसेज होता है उसे हम स्ट्रेट कहते हैं. जो कौन से सीज और ओशियंस को कनेक्ट कर रहा है, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, इन दोनों को ही तो कनेक्ट कर रहा है ये स्ट्रेट, जिसको हम पाल्क स्ट्रेट कहते हैं. ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्टिनेंट बचा वो है ऑस्ट्रेलिया. इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर. इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशियन एंड सीज. इट इज़ कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट. तो ऑस्ट्रेलिया जिसे हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ ही ओशियंस और सीज प्रेजेंट है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारे पूरे वर्ल्ड में. ओके, और ये इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है ये. देन लास्ट जो हमारा कॉन्टिनेंट बचा वो कौन सा है, एंटार्क्टिक
एंटार्क्टिका दैट इज़ कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है, सदर्न पॉइंट में ही प्रेजेंट है। साउथ पोल इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, बट यहाँ फ्रेंड्स पॉपुलेशन बहुत कम है क्योंकि यहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होते हैं जहाँ लाइफ पॉसिबल बहुत कम होती है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, इसके सेंटर पे ही साउथ पोल प्रेजेंट है। एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस ऑफ शीट्स, थिक आइस शीट्स। तो अब ये ऑब्वियसली साउथ पोल है, इट मीन्स ये पोलर रीजन पे प्रेजेंट है, तो यहाँ परमानेंट कंटिन्यूसली यहाँ थिक आइस शीट्स प्रेजेंट होती है। इट मीन्स यहाँ पूरे टाइम वाइट स्नो से ही कवर्ड है ये पूरा कॉन्टिनेंट। ओके, देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, यहाँ कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है। जो ह्यूमन सेटलमेंट्स जो हैं भी वो भी नॉर्थ पोल से बहुत दूर है, जहाँ थोड़ी सी भी लाइफ पॉसिबल लग रही है वो भी बहुत दैट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट, बट फिर भी ह्यूमन सेटलमेंट्स भी कोई परमानेंट नहीं है और बहुत ही रेयर है। देन इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशंस देयर। अब वहाँ के लिए फ्रेंड्स मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशंस इन एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में रिसर्च स्टेशंस भी प्रेजेंट है। सारी कंट्रीज़ ने, बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने अपने रिसर्च के लिए वहाँ स्टेशंस लगा रखे हैं, बना रखे हैं, जिसमें से इंडिया का भी रिसर्च स्टेशन वहाँ प्रेजेंट है। जो कौन से हैं? मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, ये दो नाम हैं। इट मीन्स दीज आर द टू रिसर्च स्टेशंस ऑफ इंडिया। इंडिया के दो रिसर्च स्टेशन है। जीके का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यू शुड रिमेंबर। सो मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। ओके, तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे कॉन्टिनेंट्स फिनिश होता है। एक लैंड मास हमने फिनिश कर दिया, दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, एंड द नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर। The earth is called the blue planet. More than 71% of the earth is covered with water and 29% is with land. तो हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसमें 71% जो अर्थ है वो हमारी वाटर से ही कवर्ड है, एंड 29% जो अर्थ है, अर्थ का पार्ट है, वो वही लैंड है। ओके, हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। एंड हाइड्रोस्फीयर में हमने अभी पहले भी, थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि हाइड्रोस्फीयर में वाटर के तीनों ही फॉर्म्स इंक्लूडेड है, दैट इज आइस, लिक्विड वाटर and water vapor. As running water in oceans and rivers and in lakes, ice in glaciers, glaciers में ice भी तो present है, then underground water and the water vapor in the atmosphere all comprise the hydrosphere. ये सारे ही किस में आते हैं? हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूडेड है। ओके, जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं हमारी, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, आइस जो प्रेजेंट है ग्लेशियर्स में, देन अंडरग्राउंड वाटर ऑल्सो, एंड वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ये सभी हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूडेड है। मोर देन 97 ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन द ओशियंस एंड इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज। अब 97, अब हमारी अर्थ पे 71% तो वाटर है एंड 29% लैंड है, बट फ्रेंड्स वाटर भी जितना है उसमें से भी 97% वाटर तो कैसा है? ओशियंस और सीज में है, जो बहुत ही सॉल्टी है और उसका ह्यूमन यूज़ कोई है ही नहीं, उसे कोई यूज़ ही नहीं कर सकता। दैट इज़ नॉट अ ड्रिंकेबल, और कोई भी उसका यूज़ नहीं, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सॉल्टी वाटर होता है। और लार्ज प्रोपोर्शन टू द रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स। और उसके बाद हमारे पास 3% बचे, तो उसमें भी 3% में भी लार्ज अमाउंट ऑफ जितना वाटर है वो तो आइस शीट्स और ग्लेशियर्स में बना हुआ है। एंड अंडर द ग्राउंड है, ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर है, एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन। इट मीन्स बहुत ही स्मॉल परसेंटेज पे ही वाटर प्रेजेंट है जो ह्यूमंस के यूज़ के लिए हमारी अर्थ पे पॉसिबल है, अर्थ पे प्रेजेंट है। ओके, हैंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। इसलिए तो हम कहते हैं तो ब्लू प्लैनेट है, इट मीन्स वाटर तो बहुत है हमारी अर्थ पे, बट फिर भी तो हम शॉर्टेज ऑफ वाटर से कितना प्रॉब्लम, स्ट्रगल फेस करते हैं। दैट इज़ बिकॉज क्योंकि वाटर बहुत सारा है बट फ्रेश वाटर बहुत ही कम है, दैट इज़ लेस देन 1% भी हमारा जो वाटर है, पूरा टोटल वाटर में से लेस देन 1% इज़ फ्रेश वाटर। अदरवाइज जितना भी बाकी का 99% जो वाटर है हमारा अमाउंट है वो पूरा ही हमारे लिए एक तरह से वेस्ट है, क्योंकि वो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस इन ग्लेशियर्स एंड देन other is salty water in oceans and seas. Okay, so first हमारे जो हाइड्रोस्फीयर का जो आता है दैट इज ओशियंस।
सो ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट है वो क्या है, ओशन से. दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड सारे ही ओशंस इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से. द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, और ये हमेशा मूव करते रहते हैं. वाटर कभी स्टेबल नहीं होता है. द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ वाटर ओशंस आर द वेव्स, टाइड्स एंड द ओशन करेंट्स. अब जो मूविंग है, मूवमेंट्स होता रहता है वाटर में. सो जो थ्री इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स जो हैं ओशन वाटर्स के, वो कौन से होते हैं, वेव्स होते हैं. नॉर्मल वेव्स चलती रहती है जो पानी में, दैट इज टाइड्स. टाइड्स टू टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स, आपने साइंस में पढ़े होंगे. दैट इज लो टाइड एंड हाई टाइड्स, जो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून अकर होते हैं टाइड्स. एंड देन ओशन करेंट्स. ओशन करेंट्स जिसके ऊपर सर्फिंग की जाती है, बड़ी बड़ी लहरें उठती है. ओके, सो दैट इज ओशन करेंट्स. देयर 5 मेजर ओशंस आर दी पैसिफिक ओशन. सॉरी, मैंने बाय मिस्टेक रॉन्ग बोला था स्टार्टिंग में. 5 मेजर ओशंस है, नॉट 7 कॉन्टिनेंट्स है एंड 5 इंपॉर्टेंट मेजर ओशंस है. और वो कौन से हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन. इन ऑर्डर टू देयर साइज के अकॉर्डिंग ये कैसे हुए, फिगर्ड है. नाउ द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन. हमारा लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन है. इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ. अर्थ के 1/3 पार्ट में पैसिफिक ओशन ही सिचुएटेड है. मरियाना ट्रेंच, दैट इज ऑल्सो इन द पैसिफिक ओशन. द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ जो है वो भी कहाँ है, पैसिफिक ओशन में ही है. द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप. अब पैसिफिक ओशन जो है वो हमारा ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप ही है. दैट इज एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड. ये सारी ही कंट्रीज़ को सराउंड करके रखता है, उसके चारों तरफ ही पैसिफिक ओशन प्रेजेंट है. ओके, लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशंस. ओके, ये आपका वर्क है, आपको मैप में देखना और आप पता लगाना कि कौन कौन सी कॉन्टिनेंट्स की किस साइड में कहाँ लोकेट करता है ये सारे पैसिफिक ओशंस प्रेजेंट है. ओके, नाउ अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. पैसिफिक ओशन के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है वो कौन सा, अटलांटिक ओशन है. एंड इट इज़ ऑफ एस शेप्ड. ये एस शेप का है. It is flanked by the North and South Americas on the western side and Europe and Africa on the eastern side. अब ये कहाँ पर है, तो ये पूरा फ्लैंक्ड है, स्प्रेड है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज के लिए वेस्टर्न साइड पे एंड यूरोप और अफ्रीका की ईस्टर्न साइड पे प्रेजेंट है. द कोस्ट लाइन ऑफ एंटार्क्टिक ओशन इज़ हाईली इंडेंटेड. और जो कोस्ट लाइन जो है हमारी अटलांटिक ओशन की वो कैसी है, हाईली इंडेंटेड है. हाईली इंडेंटेड मीन्स ये रही हमारी इंडेंटेड कोस्ट लाइन, टिथ लाइक कोस्ट लाइन. ये हमें दिख रहे हैं इस टाइप्स के स्ट्रक्चर्स, ये टिथ लाइक स्ट्रक्चर्स है. जैसे कोई एनिमल्स के टिथ हो उस टाइप के स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे हैं, नुकीले, कहीं से शार्प, कहीं से ब्लंट, उस टाइप से, तो उसे इंडेंटेड कहते हैं. दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स. तो ये जो इंडेंटेड जो कोस्ट लाइन है ये भी हमारे लिए यूज़फुल है. कैसे, नेचुरल हार्बर्स, जो पोर्ट्स बनते हैं फ्रेंड्स, जहाँ शिप्स जो होती है, कार्गो शिप्स और क्रूज़ और ये सारी अलग अलग टाइप्स की जो शिप्स होती हैं, वो उसके लिए जो हमारे क्या ट्रेडिंग वर्क के लिए, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है. तो पोर्ट्स और नेचुरल हार्बर्स के लिए आइडियल लोकेशन होती है इंडेंटेड कोस्ट लाइन जो होती है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन. और उसके अकॉर्डिंग जो ये है दैट इज़ जो हमारा अटलांटिक ओशन वाला जो एरिया है ये सबसे बिजिएस्ट ओशन है. इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट मीन्स मोस्टली ट्रेडिंग वर्क जो होता है, एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स, वो सब इसी ओशन के थ्रू होता है. सो दैट इज़ it is the busiest ocean. Now the Indian Ocean is the only ocean named after a country, that is India. So we should be proud, we should feel proud that Indian Ocean ही ऐसा एक ocean है जो किसी country that is India के नाम के आगे इसका नाम दिया हुआ है, that is Indian Ocean, India पर है. The shape of ocean is almost triangular. और हमारा जो Indian Ocean है उसकी shape कैसी है, almost triangular shape है. In the south it is bound by Asia, in the वेस्ट बाय अफ्रीका एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया. अब ये जो है हमारा जो इन द नॉर्थ, ओके, तो ये जो हमारा इंडियन ओशियन है वो नॉर्दर्न साइड से एशिया से बाउंड है, वेस्टर्न साइड में अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न साइड में ऑस्ट्रेलिया सिचुएटेड है. द सदर्न ओशियन एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिक एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. अब जो सदर्न ओशन है, सदर्न ओशन कौन सा आ गया, नाउ दिस इज एंटार्क्टिक ओशन. एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं हम, सदर्न ओशन भी कहते हैं, जो सबसे नीचे इट इज़ अराउंड द एंटार्क्टिका.
तो वो एनसर्कल करता है कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका को। इट मीन्स एंटार्क्टिका के चारों तरफ जो ओशन है दैट इज सदर्न ओशन, जो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग एक्सटेंड है नॉर्थवर्ड में। ओके, नाउ द आर्कटिक ओशन ये भी तो है, इट इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। अब आर्कटिक ओशन कहाँ प्रेजेंट है? नॉर्थ पोल के चारों तरफ, और आर्कटिक सर्कल के सराउंडिंग जो ओशन है उसे ही हम आर्कटिक ओशन कहते हैं। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। अब ये जो आर्कटिक ओशन है वो पैसिफिक ओशन से भी कनेक्टेड है एक नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर से। एक नैरो, जैसे कि पार्क स्ट्रेट था, हमने सुना था, स्ट्रेट मीन्स ऐसा शैलो वाटर, थोड़ा सा छोटा सा स्मॉल पैसेज ऑफ वाटर जो दो, एक सी या ओशंस को, दोनों दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। तो ये भी नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर से कनेक्टेड है, और इसे हम क्या कहते हैं? बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। और ये कहाँ पर है बेरिंग स्ट्रेट? ये बाउंडेड है नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया के बीच में। इट मीन्स यूरोप एशिया का जो लैंड मास है और नॉर्थ अमेरिका के बीच में। जैसे कि फ्रेंड्स पैसिफिक और जो किसको कनेक्ट कर रहा है? पैसिफिक इन आर्कटिक ओशन को, दैट इज बेरिंग स्ट्रेट। सेम वैसे ही हमारे इंडियन ओशन और अरेबियन सी को जो कनेक्ट करता है वो कौन सा है? पार्क स्ट्रेट है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा फिनिश होता है हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट इज एटमॉस्फियर। The earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere। हमारी पूरी अर्थ के चारों तरफ गैस की एक लेयर बनी हुई है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर is an integral and important aspect of the planet. It provides us with the air we breathe and protects us from harmful effects of sun's rays. So ये जो थिन ब्लैंकेट है, हमारी पूरी अर्थ के चारों तरफ जो एयर बनी हुई है, एयर का ब्लैंकेट एक तरह से स्प्रेड है, बिछा हुआ है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे प्लेनेट के लिए। ये हमें एक तो एयर प्रोवाइड करता है जो हम रेस्पिरेशन ब्रीदिंग करते हैं, जिसे हम, एंड प्रोटेक्ट करता है हमें हार्मफुल सन रेज से, जिसे हम फ्रेंड्स यूवी रेज कहते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से आती हैं दैट इज़ अनटॉलरेबल फॉर आवर प्लेनेट अर्थ। तो उन ऐसी रेस से बचाता है, हमें प्रोटेक्ट करता है कौन? हमारा एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। इतनी हाइट तक हमारा एटमॉस्फेयर एक्सटेंड है। एंड देन हमारा आ जाता है एग्जोस्फियर, दैट इज द स्पेस। ओके, द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। अब हमारे एटमॉस्फेयर को हमने 5 लेयर्स में डिवाइड कर रखा है उसकी कंपोजिशन, टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। These layers starting from Earth's surface called the troposphere। तो सबसे ये लेयर स्टार्ट कहाँ से होती है? अर्थ सरफेस से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे लोएस्ट जो लेयर है, जो सबसे नीचे है, जो जिस हमारी जो चारों तरफ जो लेयर प्रेजेंट है, तो वो लेयर कौन सी है? दैट इज ट्रोपोस्फियर। द स्ट्रेटोस्फियर देन जो ऊपर आती है, लाइक फ्रेंड्स इस डायग्राम में देखिए, सबसे नीचे कौन सी है? ट्रोपोस्फियर। देन उसके ऊपर जो आती है दैट इज स्ट्रेटोस्फियर, देन द मेसोस्फियर, then thermosphere and then exosphere. Okay, the atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen which make up about 99% of clean and dry air। तो हमारे एटमॉस्फेयर में 99% तो फ्रेंड्स जो एयर प्रेजेंट है वो किसकी है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की ही कंपोज्ड उसी से ही बनी हुई है, इन्हीं का ही कंपोजिशन है जो इसे हमारी एयर को क्लीन और ड्राई एयर फॉर्म करती है। नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन इज 21% एंड अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, अदर कंप्राइज 1% बाय वॉल्यूम। तो हमारे पूरे जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% तो नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और दूसरी जो गैसेज है वो सब कितना? 1% उनका वॉल्यूम है। ओके, ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो फ्रेंड्स ये आप याद रखना, हमारी जो ऑक्सीजन है वो तो ब्रेथ ऑफ लाइफ है, उसके बिना हम ना ही रेस्पिरेशन कर सकते हैं ना ही लाइफ पॉसिबल है। बट जो नाइट्रोजन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ में मदद करती है, हेल्प करती है। कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकता है विदाउट नाइट्रोजन। आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन वर्ड सुना होगा, जो किस में होता है? जो प्लांट्स होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उनके किसमें? रूट्स, नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। अगर नहीं आपने पढ़ा है, अगर आप 6th स्टैंडर्ड के अभी स्मॉल किड्स हैं तो आपके आगे फर्दर 7th 8th स्टैंडर्ड्स में आपको पढ़ने मिलेगा। ओके, सो नाइट्रोजन बहुत ही
हेल्पफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू present in minute amount is important as it absorbs heat radiated by the earth। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करती है, इट एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी बहुत माइन्यूट अमाउंट में 1% से भी कम में प्रेजेंट है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करती है, जो हीट रेडिएट हो रही है हमारी अर्थ पर आकर, इट मीन्स ये हमारा अर्थ का सरफेस है, यहाँ से सन से कोई भी हीट आई और उसके बाद ये रेडिएट होती है वापस से कहाँ, अंदर, वापस से बाहर साइड, यहाँ से टकरा करके यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो जो हीट है वो वापस से रेडिएशन होगी, अगेन वापस से उधर एग्जॉस्फियर में, स्पेस में जाएगी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इस हीट को यहीं बांध कर रखती है जिससे वो बाहर नहीं जा सके। अगर हर रेडिएशन वापस से ही अर्थ के थ्रू बाहर चला जाएगा तो हमारा प्लैनेट तो कोल्ड प्लैनेट हो जाएगा। तो हमारे प्लैनेट को वार्म रखने के लिए CO2 का बहुत इंपॉर्टेंस है, CO2 बहुत ही हेल्पफुल है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और ये भी प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल है। द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट। अब जो डेंसिटी होती है एटमॉस्फेयर की वो धीरे धीरे हाइट के अकॉर्डिंग वेरी करती है, चेंज होती जाती है। लाइक इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप। अब जो डेंसिटी होती है एटमॉस्फेयर की वो हमारे सी लेवल पर कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, इसलिए हम इजीली क्या कर सकते हैं, सांस ले पाते हैं, इजीली ब्रीथ कर सकते हैं। जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं फ्रेंड्स, जो माउंट एवरेस्ट जो चढ़ते हैं और जो भी जितने भी ऊंचाई पर जो लोग होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ डेंसिटी जो होती है एटमॉस्फेयर की वो कैसी होती है, लो होती जाती है। नाउ यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग। जो क्लाइंबर्स होते हैं जो माउंट एवरेस्ट की पीक पर जाते हैं और वो सब ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को सफ़र करते हैं ड्यू टू द डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द एयर, क्योंकि डेंसिटी जो एयर की है वो कम हो जाती है। दे हैव टू कैरी विद दैम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू एबल टू ब्रीथ एट हाई ऑल्टीट्यूड्स। तो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे वो इजीली ब्रीथ कर सके उसके लिए वो अपने साथ क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड्स। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। अब जो टेम्परेचर जो होता है वो भी धीरे धीरे कम होता जाता है जैसे जैसे हम क्या होते हैं, जो हमारा सी लेवल है उससे अपवर्ड जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं। इसलिए तो जितने भी हाई ऑल्टीट्यूड्स पे कैसे होते हैं, जो जितने भी जगह हैं वहाँ सब क्या है, बहुत ठंडे होते हैं, स्नोई प्लेसेस होते हैं, ओके, जिसे हम हिल स्टेशन कहते हैं। दिस वेरीज। अब जैसे जैसे फ्रेंड्स एटमॉस्फेयर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है हमारी अर्थ पर, दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो हर प्लेस टू प्लेस प्रेशर अलग होता है, कहीं लो प्रेशर होता है, कहीं हाई प्रेशर होता है। एंड सम एरियाज, ओके, सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो कहीं जो पूरे अर्थ पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है सन की वजह से, लाइट हीट की वजह से, तो उसकी वजह से कुछ एरिया से वो हाई प्रेशर क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, एंड कुछ एरिया लो प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं। तो उसी की वजह से फ्रेंड्स हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से ही एयर का मूवमेंट होता है। एयर हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, एंड मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और उसी की वजह से तो विंड का मूवमेंट हो रहा है और उसे ही तो हम विंड कहते हैं, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ओके। अब लास्ट हमारा जो टॉपिक बचा दैट इज बायोस्फीयर, दैट इज द डोमेन ऑफ लाइफ, जिसके अंदर हमारे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर तीनों कंपोनेंट्स आ गए। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। नैरो जोन है जो इन तीनों 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके रखता है, कॉन्टैक्ट में रखता है। इट इज इन द जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट। अब यही तो वो जोन है जहाँ पर लाइफ, हमारा जो यूनिक प्लैनेट कहते हैं, जो लाइफ है वो पॉसिबल है। इसी की वजह से ही तो लाइफ एग्जिस्ट करती है। देयर आर सेवरल species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals। अब इधर यही तो एरिया है हमारा बायोस्फीयर जिसमें बहुत सारे स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, ऑर्गेनिजम्स की, जो अलग अलग साइज़ में, कुछ बहुत छोटे एनिमल्स हैं, कुछ बहुत बड़े एनिमल्स हैं लाइक एलिफेंट्स, जिराफ, बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं जिन्हें हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। वो सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, वो सब इसी एरिया में, इसी जोन में ग्रो करते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड
टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। और जितने भी ह्यूमंस, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक दूसरे से लिंक्ड है और बायोस्फीयर से भी लिंक्ड है फॉर सर्वाइवल। ओके, सर्वाइव करने के लिए द ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। अब जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स है बायोस्फीयर को, उनको हमने ब्रॉडली किस में डिवाइड कर रखा है? एक तो प्लांट किंगडम जिसमें पूरे प्लांट्स आ गए, एंड एनिमल किंगडम जिनमें सारे एनिमल्स आ गए। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर। अब ये जो 3 डोमेन्स हैं अर्थ के हमारे, दैट इज़ एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर एंड हाइड्रोस्फियर, ये एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं इस एरिया में, बायोस्फियर में, और उसकी वजह से एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू द फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। सो फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि हम फॉरेस्ट कट करते हैं, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन, जिसकी वजह से हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग, ह्यूमंस अपनी नीड के लिए, वुड की नीड के लिए, वुड के लिए और एरिया के लिए हम डिफॉरेस्टेशन करते, कट करते हैं फॉरेस्ट को, जिसकी वजह से क्या होता है? एग्रीकल्चर और उन सब की वजह से फास्ट रिमूवल होता है। जब हम प्लांट्स जिस एरिया से हटेंगे तो वहाँ की सॉइल कैसी हो जाएगी? एकदम लूज हो जाएगी, जो कि वो सॉइल इजीली ही क्या हो जाएगी? वहाँ से जब तेज जब आंधी चलेगी, तूफान आएगा, तो उस टाइम पे तेज ही थोड़ी सी भी फास्ट स्टॉर्म या फिर विंड की वजह से वो सॉइल उठ करके कहीं और चली जाएगी। तो स्लोपी एरियाज में से सॉइल का रिमूव होना और उस टाइप से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़। अब ऐसे ही जो नेचुरल कैलेमिटीज़ जो है, लाइक अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सब भी क्या करते हैं? अर्थ की सरफेस को क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। अर्थक्वेक की वजह से जहाँ बहुत सारे हमने सुना है जब अर्थक्वेक आता है या वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ये फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते, बट जापान साइड अभी भी कुछ एक्टिव वॉल्केनोज हैं जो इजीली इरप्ट हो सकते हैं कभी भी। तो ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से हमारी अर्थ की जो कंडीशन है वो भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, देयर कुड बी अ सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपन इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। अभी इट मीन्स ये जब पार्ट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जब सुनामी आई थी, तो उसकी वजह से लैंड में थोड़े से चेंजेस हुए थे जो सबमर्ज हो गए कुछ लैंड, क्योंकि अंडमान निकोबार में कितने 22 आइलैंड्स का आई थिंक है जो ग्रुप है, तो उसमें से कुछ आइलैंड्स दूर चले गए, कुछ पास आ गए, वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर, और कुछ तो सबमर्ज हो गए वाटर के अंदर, बहुत स्मॉल। डिस्चार्ज ऑफ वाटर वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज़। अब हम हमारा वेस्ट करते हैं, हमारे गार्बेज को होता है जो क्रिएट, गार्बेज फेंकना इधर उधर, जो हम क्या कहते हैं, जिसे रिसाइकल नहीं करते। अगर हम वेस्ट मटेरियल्स को लेक्स या रिवर्स डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में जब हम थ्रो कर देते हैं, तो उसकी वजह से हम हमारा ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हम वाटर को अनसुटेबल बना रहे हैं ह्यूमन यूज़ के लिए। इट ऑल्सो डैमेजेस द फॉर्म्स ऑफ लाइफ, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और जिसकी वजह से जो एक्वेटिक स्पीशीज़ होंगी, जो फिशेज़ होंगी या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, उनको हम डैमेज कर रहे हैं। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। जो एमिशंस हो रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, व्हीकल से जो स्मोक आ रहा है, जो रिलीज़ हो रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं? ये पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। किसको? एयर पॉल्यूशन। देन कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज़ द इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एयर। और हमारा सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है, CO2 ही तो है जो इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है एयर का। ये बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है हमारी एयर में। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या होगा? ग्लोबल टेम्परेचर ज़्यादा होंगे। इट मीन्स फ्रेंड्स, हमने देखा था CO2 क्या करता है? हमारी अर्थ को वार्म रखता है। अगर CO2 का अमाउंट बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, तो जितनी भी हीट आएगी, ज़रूरत से ज़्यादा हमारी वो हीट यहीं अर्थ में ही पैक होना स्टार्ट हो जाएगी, वो जा ही नहीं पाएगी वापस, जिसकी वजह से ज़रूरत से ज़्यादा क्या होगा? हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल टेम्परेचर, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। उसी को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इट मीन्स बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर बढ़ना, जिसकी वजह से फ्रेंड्स पूरा क्लाइमेटिक कंडीशंस अफेक्ट होती हैं, वेदर बढ़ जाता है, वेदर कंडीशंस अफेक्ट हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। हम कहते हैं ना आजकल कि अभी तो समर सीज़न है और बारिश कैसे हो गई, या विंटर है बारिश कैसे हो गई। आजकल सीजन्स बहुत जल्दी, वेदर बहुत अचानक कन्वर्ट हो रहा है, चेंज होता है। उसका रीज़न क्या है? ग्लोबल टेम्परेचर्स, ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज़
the ultimatum of the pollution. There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, atmosphere and hydrosphere. और इसलिए ही हम कहते हैं कि प्लीज़ प्रिवेंट, प्लीज़ स्टॉप डूइंग पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को हमें स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि यही है, इससे क्या हो रहा है कि एक लिमिट की ज़रूरत है, अ नीड टू लिमिट द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। हम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोलियम जो है उसे हम कोल एंड पेट्रोलियम को इतना यूज़ कर रहे हैं कि आने वाली जो जनरेशन्स होंगी उन्हें तो इसका कुछ भी, उन्हें तो ये रिसोर्सेज यूज़ करने को मिलेंगे ही नहीं। और इट मीन्स हम हमारे ही पूरे जो नेचर का जो बैलेंस है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के पूरे बैलेंस को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा स्मॉल चैप्टर। इट वॉज नॉट दैट मच स्मॉल बट was major domains of the earth. Okay friends, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 5th major domains of earth फिनिश होता है, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, दैट इज 6th चैप्टर. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय.